हैरान हैं हम ये जानकर कि पुर्ज़ों में बसी एक शख्सियत कैसे इंसान की जगह ले सकती है। वो लोहे और इस्पात से बनी कैसे आँखों की ज़ुबान नमी से कह सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं देविका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस हिंदी कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी तो हम रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी रखने की इच्छा हमारे मन में बसी होती है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। बातें हों अगर नेविगेशन से लेकर चैटबॉट्स तक की, या फिर सोशल मीडिया से लेकर हमारे किसी भी गैजेट्स की, हर चीज़ जुड़ी हुई है एआई से। शायद इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी रखने के बावजूद भी अनछुए रह जाते हैं कई ऐसे पहलुओं से, जो पहलू हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज स्वागत करेंगे हम अपने स्टूडियो में कुछ ऐसे विशेषज्ञों का जिन्होंने इस विषय पर महारत हासिल की है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो गेस्ट्स, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय रेलवे के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा। आप न सिर्फ रेलवे में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आप जुड़े हुए हैं साहित्य के क्षेत्र से भी। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई कविताएं लिखी हैं और गज़लें भी लिखी हैं। तो आज की बातें कुछ सरस और कुछ इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तो होगी ही। तो सुनील सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। हमारे स्टूडियो में एक और अतिथि मौजूद हैं। उनकी बात करूं तो मैं बात कर रही हूं प्रोफेसर एकता हेला की। आप जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज की हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आपने कई कविताओं का अनुवाद भी किया है। आए दिन आपके आलेख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी वो चीज़ जिससे हम घिरे हुए हैं और जानकारी प्राप्त करने की ढेर सारी इच्छा रखते हैं। तो प्रश्नों की शुरुआत ज़रूर करना चाहूँगी। सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं रखना चाहूँगी सुनील सर के सामने। सर, आज हम एआई से जुड़े हुए हैं, तो ये एआई है क्या और किस प्रकार से ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, किस तरह से हमें घेरे हुए है? कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, अर्थात कोई वस्तु जो मानव द्वारा निर्मित है। वहीं इंटेलिजेंस संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की तरफ हमको लेकर चलता है जी। तो दोनों शब्दों को अगर मिलाएं तो मतलब ये निकलता है मानव निर्मित कोई वस्तु, कोई मशीन जो मानव जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर सके जी। इसका लक्ष्य ये रहता है कि वो आसपास के वातावरण से अनुभव के आधार पर सीख सके, कार्य कर सके जी। कार्य कौन से? जो निर्दिष्ट कार्य हैं जिनको उनको बताया जाएगा प्रोग्राम के द्वारा, कोड के द्वारा कि इस मशीन को ये निर्दिष्ट कार्य करना है। इस संबंध में ये कहा जाता है कि अगर किसी मशीन में मानवीय ढंग से सोचने की शक्ति आ जाए, मानवीय ढंग से कार्य करने की शक्ति आ जाए, तर्क करने की शक्ति आ जाए, तार्किक रूप से सोचना आ जाए, तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है या इंटेलिजेंट एजेंट है जी। इसका उपयोग जाने अनजाने में सभी लोग करते रहते हैं। हाल के दिनों में अगर आप देखें, अपने मोबाइल में आपके पास एआई ऐप्स रहते हैं। आप टिकट अपनी करना चाहें, आप कोई सर्च करना चाहें कंटेंट, गूगल पे आप जाते हैं, चैट बोट हैं आपके पास जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। सबसे पॉपुलर है चैट जीपीटी। आप अपनी शंकाओं का निवारण उसमें कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। धीरे धीरे इसकी क्षमताओं में भी विकास होता जा रहा है और उसके चलते इसकी पॉपुलरिटी भी बढ़ रही है। ये तो रही एक एलएलएम की बात। इसके अलावा भी आप मोबाइल के जरिए आप कोई अपॉइंटमेंट करना चाहें, ये हमारे, अगर इसको मूल रूप से देखा जाए, काम करने के ढंग को प्रभावित कर रहा है, सोचने के ढंग को प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन जीने के ढंग को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आप कोई सोशल मीडिया में
पढ़ना चाहते हैं जी, देखते देखते आप शॉर्ट्स रील्स में इतना एंगेज हो जाते हैं कि आपको आसपास क्या हो रहा है मालूम ही नहीं चलता, हमारी दुनिया बन जाती है वो, हमारी दुनिया बन जाती है। बिल्कुल। इसी प्रकार आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, आप अपने मोबाइल से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, एक क्लिक में आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान करते चले जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, इसलिए हमें आज इसके बारे में जानना चाहिए, विस्तृत रूप से चर्चा करनी चाहिए कि एआई के साथ मानव का क्या भविष्य आगे होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी जुड़े हुए हैं इस एआई से और इसके बारे में जानकारी जो है कम रखते हैं और इसी वजह से समाज में कई बार नकारात्मकता भी आ जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न प्रोफेसर एकता से है, क्योंकि हमारे समाज में जब भी कोई नई चीज़ आती है, कुछ लोग इसको लेकर सकारात्मक होते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो आपसे ये है कि एआई इसको लेकर कई नकारात्मक भावनाएं समाज में कई लोगों के बीच फैली हुई है। तो ये नकारात्मक भावनाएं क्या सिर्फ शंकाएं हैं या फिर ये भावनाएं सही हैं, या फिर ऐसा है कि समाज में सिर्फ किसी नई चीज़ को लेकर एक नकारात्मक सोच कभी ना कभी फैल जाती है? तो इस विषय में हमें आलोकित करें। धन्यवाद देविका। जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ कई सारी आशंकाएं जुड़ी रहती हैं कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा। जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग के नियम तय नहीं किए जाएंगे, उसकी सीमाएं तय नहीं की जाएंगी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एआई अभी हाल ही में आया है। एआई एक पावरफुल टूल है, वो ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञानवर्धक है हमारे लिए, लेकिन साथ ही उसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, उसका प्रयोग हम सकारात्मक रूप में कर रहे हैं या नकारात्मक रूप में कर रहे हैं, या उसका आउटपुट क्या आने वाला है, यह हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। वो तो ज्ञान से भरा हुआ है ही। अगर मैं कुछ उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट करना चाहूँ, अगर मैं सकारात्मक पहलू पर अपनी बात रखूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ने लिखने के क्रम में ये हमें अलग अलग आयाम प्रेषित करता है। जैसे कि अगर मैंने गूगल में सर्च किया लोकतंत्र क्या है, तो वो साथ में मुझे लोकतंत्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इत्यादि इत्यादि विषयों की भी जानकारी देता हुआ नजर आएगा। इससे हमारे सोचने समझने के फलक में विस्तार आता है। बिल्कुल। वहीं अगर मैं नकारात्मक पहलू की बात करूं तो ये जो जानकारियां वो हमें उपलब्ध करवा रहा है, ये कितनी पुख्ता है, ये सही है या गलत, इसका चयन हमें करना है। हाल ही में हमने देखा था कि एआई की मदद से, एआई में बहुत सहज तरीके से किसी के भी चेहरे को बदला जा सकता है। तो हाल ही में एक सेलिब्रिटी के चेहरे को ऐसे ही बदल दिया गया और वो तस्वीर इतनी मौलिक नज़र आ रही थी कि जनता ने उस पर सहज ही विश्वास कर लिया कि ये उन्हीं की तस्वीर है। बाद में उन्होंने इस पे सफाई देते हुए कहा कि ये एआई द्वारा जनरेटेड है, एआई द्वारा क्रिएटेड है। तो एआई इतना पावरफुल है कि वो गलत को भी सही बना सकता है। तो नकारात्मकता सकारात्मकता ये दोनों एआई अपने पास लिए हुए है, उसके साथ संबंधित है। ये हमें चयन कर लेना है कि हम उसके किस पहलू को चुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं यहाँ पर, तो अब मैं सुनील सर से ये बात पूछना चाहूँगी कि एआई क्या सिर्फ एक टूल है या फिर ये खुद को डेवलप करने की क्षमता रखता है और खुद निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है? देविका जी, एआई आज एक टूल से कहीं आगे बढ़ चुका है। इसको आप कभी देखेंगे कि क्रिएटर का रोल कर रहा है जी, कभी इनेबलर का रोल है, कभी ये डिसरप्टर की भूमिका में आ जाता है। दरअसल हो रहा है कि एआई अकेला नहीं है। अच्छा। एआई के साथ एक पारिस्थितिक तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम है, जो और टेक्नोलॉजी है जो पैरेलली ग्रो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ कन्वर्ज हो गई है, इनकी एक सिनर्जी है। इसमें सबसे पहले आता है रोबोटिक्स, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ये तीनों क्षेत्र जब एआई के साथ मिल जाते हैं तो एक मेटा टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि कभी एआई असिस्टेड एक रोबोट बन जाता है जो प्रिसीजन वेल्डिंग कर सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल्कुल
ऐसी वेल्डिंग करके देगा जो 100% डिफेक्ट फ्री होगी। वहीं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो हाल ही में डेवलप है एक सॉफ्टवेयर, नाम मुझे भूल रहा है, लेकिन वो जेनेटिक एडिटिंग की सुविधा दे रहा है। अच्छा। अभी तक हम सोचते थे कि हम रिएक्शन को समझ पाएं मॉलिक्यूलर, बट आप मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन को गाइड भी कर सकते हैं। इसका एक परिणाम ये है कि आप अच्छी दवाओं का, अच्छे वैक्सीन का बहुत कम समय में और बहुत कम दाम के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ विकसित किया जा सकता है। जी। ये टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी से अलग है, इसलिए चिंता का विषय है। इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बहुत दूरगामी परिणाम लेके आता है। इसके असिमेट्रिक एडवांटेज होते हैं, बहुत दूरगामी लाभ लेके आता है। और ये जो तकनीक एक साथ जो मिलके हो रही हैं वो बहुत हाइपर इवोल्यूशन मोड में इवॉल्व कर रही हैं, बहुत स्पीड के साथ इवॉल्व कर रही हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स की क्लिप्स देखना शुरू करें जो साइंटिफिक डिस्कवरी देती हैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई मेजर डिस्कवरी आपको दिखेगी। फिर क्या है कि इनकी तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अडेप्टेबिलिटी। ये किसी भी टेक्निक के साथ मिल सकती हैं। दूसरी, जैसे नेटवर्किंग कैपेबिलिटी के साथ मिल गई तो इंटेलिजेंट नेटवर्क बना देंगी, इंटेलिजेंट रोबोट बना देंगी। कंप्यूटर विजन के साथ बन गई तो एक इंटेलिजेंट ऐसी मशीन बना देगी जो दृश्य को भी डेटा में बदलेगा और उसको समझकर, सीख कर निर्णय ले सकता है। इसी प्रकार आप चौथी अगर इसकी बात करें तो वो है ऑटोनोमी। ऑटोनॉमी क्या है? ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मानव के इंटरवेंशन के बिना भी अपने आप काम कर सकती है। आप ड्रोन देखें, आप ऑटोनोमस व्हीकल्स देखें, ड्राइवरलेस व्हीकल जिसकी बात आजकल काफ़ी चर्चा में है। जी। फिर इनकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी उसको आम आदमी को समझना या किसी एक्सपर्ट को भी समझना कि कोई एआई सिस्टम जो मशीन लर्निंग से बिल्ड है अंदर में कैसे कार्य कर रहा है, वो थोड़ा सा दुरूह है, थोड़ा क्या काफ़ी दुरूह है। जी। और बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस, ये सारी जो टेक्नोलॉजी तकनीक आपस में मिल के जो एक सिनर्जी जनरेट करती हैं, तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी पूरे प्रक्रिया के साथ आपको दिखाई पड़ती है कि किस डायरेक्शन में ये लेके जाएंगे। क्या हम हेल्थ सेक्टर में इसका लिमिटेड रोल देखते हैं? क्या आम कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल देखते हैं? ड्रोन को हम कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ये सब ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है। इसका आप अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, और बुरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जी। और इस तकनीक को आज रोक पाना बहुत मुश्किल है। रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। होता क्या है कि एक टेक्नोलॉजी दूसरे को कम्प्लीमेंट कर देती है, उसकी इवोल्यूशन की स्पीड को बढ़ा देती है। तो एआई निश्चित रूप से आज एक टूल से ज़्यादा एक मेटा टेक्नोलॉजी के रूप में अपने आप को विकसित कर रहा है, और ये काफ़ी लाभकारी भी है, क्योंकि ऐसी कॉम्प्लेक्स समस्याएं, जलवायु परिवर्तन की अगर आपको मॉडलिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं, आपको अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के ऊपर शोध करना है तो कर सकते हैं, कैंसर के ऊपर कोई आपको नई रिसर्च अगर करने की बात करें कि नई दवाएं विकसित करने की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से की जा सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो उसने जो हमारे कंप्यूटर्स हुआ करते थे, क्लासिकल कंप्यूटर्स, उनकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा दी है। इन सारी चीज़ों को कन्वर्ज करने के लिए चाहिए होता है हमको डेटा। वही कॉमन पॉइंट है, एआई की कैपेबिलिटी है डेटा को, बिग डेटा को कम समय में अच्छी तरीके से एनालाइज करके आपको मूल्यवान एक इंसाइट प्रोवाइड करता है, दृष्टि प्रोवाइड करता है। तो नतीजतन इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं डिफरेंट फील्ड में जी, और इसका अवसरण होता चला जा रहा है जी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें साहित्य भी इससे अनछुआ नहीं है। तो अब मैं अगला जो प्रश्न है वो मैं प्रोफेसर एकता की ओर रखना चाहूँगी कि साहित्य और रचनात्मक क्षेत्र में जो एआई का एक रोल है आजकल बदलता जा रहा है, और आजकल जो कविताएं हैं,
लेखनी हैं या फिर हम कलाकारों की भी बात करें, वो अपनी कला का भी कहीं ना कहीं प्रयोग, इस एआई का प्रयोग भी कर रहे हैं उसमें, तो किस प्रकार से ये इसे एक अवसर के रूप में हम देखें या फिर एक चुनौती के रूप में देखें कि ये जो एआई है ये हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है और बेहतर कुछ लिखने का और बेहतर कुछ करने का, या फिर ये हमें एक चुनौती दे रहा है ताकि हम आगे बढ़ने से पीछे हो जाएं? देखिए देविका, लेखन पर एआई का काफ़ी प्रभाव पड़ा है जी। अब मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखने के दौरान मुझे कुछ रेफरेंस की ज़रूरत थी, तो मैंने 3-4 आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि उन सब में रेफरेंसिंग लगभग एक जैसी, कंटेंट लगभग एक जैसा। ये एक रूपता कैसे आ रही है? 4 अलग लोग अलग अलग जगहों पर बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये एक रूपता कैसे आ रही है? क्योंकि एआई की मदद से वो कहीं ना कहीं वो जो रेफरेंसिंग वो ढूंढ रहे हैं वो तो एक ही प्रोवाइड करवा रहा है। रेफरेंस उनको वहाँ से जो भी मिल रहा है वो वही रेफरेंस एक ही है, लगभग एक जैसा है जी। एआई मॉड्यूल में पैराफ्रेजिंग का एक बड़ा चमत्कार मैं कहूँगी है कि आप एक पैराग्राफ कहीं से भी उठाइए, उसे वहाँ फीड कर दीजिए और ऊपर जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको दिया रहेगा कि इसकी ग्रामर को ठीक करना है या इसको पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग का अर्थ हुआ कि मूल संवेदना या मूल भाव वैसा का वैसा ही रहेगा, शब्दों को वो बदल देगा, मतलब ताकि प्लेगरिज्म, हाँ, शब्दों में हेरफेर हो जाएगा ताकि प्लेगरिज्म में वो ना आए जी। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग तो हो गई, मूल संवेदना वही की वही है, तो नया विचार तो आया ही नहीं। आपने जो लिखा वो हूबहू वैसा ही है जो पहले लिखा जा चुका है जी। इसलिए देखिए कि आज के दौर में पीएचडी धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल लोग खूब लिख रहे हैं, लेकिन उसमें नयापन बिल्कुल नहीं है, वो एक रूपता बनी हुई है क्योंकि नया विचार तो है ही नहीं। आप विचारशील तब होंगे जब आप किताबों को पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे तो रेफरेंसेस आपको अलग अलग मिलेंगी, उसमें विचार अलग अलग आएंगे। यहाँ किताबों के स्थान पर आप एआई का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि सर ने भी कहा कि एनालाइज करने की आवश्यकता, हमें एनालाइज करना होगा कि हमें जो रेफरेंस हम दे रहे हैं, किताबों को बिना छुए आप नए विचार तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो अगर मैं पीएचडी और आर्टिकल और साहित्य के क्षेत्र में कहूँ तो आने वाले भविष्य में भी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोग लिख तो रहे हैं लेकिन उसमें मौलिक रचनाएं कितनी हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मौलिकता की कमी बिल्कुल देखने को मिल रही है। मूल रचना है ही नहीं, बहुत कम है, और इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है और सब में एक रूपता बनी हुई है। बहुत सहज सरल तरीके से लोग पीएचडी लिख रहे हैं। शोध कार्य करना हम पहले बहुत बड़ा कार्य होता था, लोग जीवन में एक ही बार शोध कार्य करते थे, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी शोध कार्य कर सकता है और वो बहुत सामान्य सा हो गया। इसलिए भविष्य में, आने वाले भविष्य में बिल्कुल चुनौतीपूर्ण बने रहने वाला है एआई जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सुनील जी से पूछना चाहूँगी कि क्या एआई की जो रचनात्मकता है वो बदल रही है, और ये क्या उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ उसी गुणवत्ता के साथ लिख सकता है जैसे एक ह्यूमन माइंड लिख सकता है? क्या ये संभव है कि वो एकदम एक मनुष्य जैसा लिखते हैं, वैसा हो? देखिए, जब हम रचनात्मक क्षेत्र की बात करें, लेखनी की बात करें या कोई और कला हो, पेंटिंग हो, इमेजरी हो, ओवरऑल संदर्भ को लेके चले तो इसमें एआई में हाल में जब से एलएलएम मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित हुए हैं और उनमें एफिशिएंसी आई है, तो उसका नतीजा ये है कि ये मॉडल आम आदमी की तरह, मनुष्य की तरह जो लैंग्वेज है उसको समझ सकते हैं, और आप जो उनसे क्वेरी करते हैं, आप जो उनको संदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से एक टेक्स्ट तैयार करते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि हम आज उस दौर में चले गए हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सर्च से कंटेंट जनरेशन हो रहा है एआई में। ये पर्सपेक्टिव है कि आज से पहले आप गूगल में सर्च करते थे किसी विषय के बारे में, आप आज इन टूल्स के माध्यम से अपना काम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट दृश्य भी हो सकता है, कंटेंट लेखन का भी कोई पाठ्य सामग्री हो सकती है। तो इसके फायदे ये हो सकते हैं कि आप त्वरित रूप से जो आपकी निर्दिष्ट सामग्री है
उससे रिलेटेड शोध हैं, आप जल्दी से उनको देख सकते हैं। आप इसको अपने रिसर्च असिस्टेंट के तरह से कार्य करा सकते हैं। तो अगला प्रश्न एकता की तरफ मैं रखना चाहूँगी। ये जो एआई है, ये मानव जीवन को बहुत ही गहरे रूप में प्रभावित कर रहा है, ये बात तो आज पुख्ता हो ही गई। लेकिन क्या ये कभी मानव श्रम की जगह ले सकता है? मानव श्रम पर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है? रोज़गार क्या कम हो सकते हैं इसके माध्यम से? देखिए देविका, आज हम जनसंचार युग में जी रहे हैं जी। ये जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कंप्यूटर आया था, इंटरनेट का आगमन हुआ था, तब भी आशंका जताई गई थी कि कहीं ना कहीं रोजगार में कमी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ, इसमें वृद्धि ही आई। वृद्धि आई, लोगों को रोजगार मिले इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। हाँ, स्पेशलाइजेशन जो है वो बदल गया, स्वरूप बदला, लेकिन रोजगार में वृद्धि ज़रूर आई। मैं साहित्य की ही बात करूं तो साहित्य में आधुनिक काल से पहले तक कविताएं लिखी जा रही थी। आधुनिक काल जब आता है उसके बाद गद्य का प्रचलन शुरू होता है। कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे जा रहे थे। जो बिंबों का प्रयोग रीतिकाल तक होता आया है, उन बिंब का स्वरूप जो है वो बदलता है कि समय बदल रहा था। समय बदल रहा है तो स्वरूप बदलना पड़ेगा। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो बदलना तो आपको पड़ेगा ही। तो आज का जो समय है, आज का जो संसार है वो एआई का है। ये कुछ अलग नहीं है, ये कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपको समय के साथ खुद को अपग्रेड करना है, खुद को उसके साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना है। अगर आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे तो आप जड़ हो जाएंगे। और जड़ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती, या तो वो सड़ जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। श्रम, जहाँ तक बात है रोज़गार की, तो एआई से हमें आने वाले भविष्य में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। रोज़गार के अलग अलग जो है क्षेत्र खुलने वाले हैं। हाँ, आपको इसमें दक्ष होना पड़ेगा, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ये तो अभी शुरुआती दौर है उसका। उस फलक तक पहुंचने दिया जाए इसे, तब तक जो है खुद को हमें तैयार करना पड़ेगा और एआई के साथ मिलकर जो है आगे बढ़ना होगा। मैं अगला सवाल सुनील जी की ओर रखना चाहूँगी कि अपग्रेड हो रहा है डे बाय डे ये एआई, तो अपग्रेड होते होते क्या ये इंसान से अधिक बुद्धिमान हो सकता है? और अगर हो गया तो हम क्या इसे नियंत्रित कर पाएंगे? आप किसी भी वस्तु को, किसी भी तंत्र को तब तक नियंत्रण में रख सकते हैं जब तक उसकी क्षमताएं आप जानते हो, उनकी सीमाएं जानते हो। हो क्या रहा है आज के दिन में, एक मेटा टेक्नोलॉजी जब आपके जीवन में आ रही है तो वो क्या आउटकम लेके आएगी, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में आज एक्सपर्ट्स को नहीं मालूम है। तो कोई चीज तब आप कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको हद मालूम हो। बिल्कुल। आपका डेटा जनरेट हो रहा है, कोई मशीन उस डेटा के साथ किस तरह से क्या परिणाम जनरेट करेगी। जैसे एग्जाम्पल है, आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन ऑटोमेट होते हुए देखी है जी। आपने वॉइस क्लोन होते हुए देखा है, आपने डीप फेक होते हुए देखा है। ये तो सिर्फ नैरो एआई के मिसयूज के एग्जाम्पल्स हैं। स्ट्रॉन्ग एआई का क्या मिसयूज हो पाएगा? क्या वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट में यूज होंगे एआई एजेंट्स? जी। हेल्थ सेक्टर में क्या आपकी जेनेटिक एडिटिंग के द्वारा कोई सुपीरियर रेस के निर्माण के लिए यूज होंगे? जी। तो क्या हम इस एआई के साथ आज इसका जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है, किस डायरेक्शन में आज हम हद तय करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एआई, हमने जैसे अभी देखा डिस्कशन के दौरान, एक हाइपर इवोल्यूशन इसकी टेक्निक होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जी। बहुत स्पीड पे डेवलप कर रही है। तो कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने आप को इतनी जल्दी विकसित नहीं कर पाएगी कि इसके परिणामों को वो नियंत्रित कर पाए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए जरूरी है आज हम रेस्पॉन्सिबल एआई के बारे में बात करें, इथिकल एआई के बारे में बात करें, इथिकल डेवलपमेंट ऑफ एआई के बारे में बात करें। एआई में नैतिकता आज एक मुख्य चर्चा का विषय होना चाहिए, कार्य क्षेत्र का विषय होना चाहिए, ताकि हम एक सस्टेनेबल ह्यूमन फ्यूचर उसमें देख पाए। जी,
तो इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने वॉइस क्लोनिंग की बात कही, तो मैं एकता से पूछना चाहूँगी, आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे आजकल एआई से जुड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है इस क्षेत्र में? मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ हो एआई की वजह से या मोबाइल फ़ोन की वजह से, तो आप उस बात को थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने रखें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास, या बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मैं बताना चाहूँगी कि आज से 2-3 साल पहले एक बच्ची मेरे पास आई। वो बहुत परेशान थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसने मुझे बताया कि मैडम मेरा जो फ़ोन है वो बार बार कोई हैक कर लेता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सिम बदल लो। उसने सिम बदल लिया, उसके बाद भी उसका फ़ोन हैक होता था। फिर उसने बोला कि मैडम फिर भी हैक हो रहा है। तो किसी ने बताया कि आप जीमेल आईडी बदलिए। उसके बाद देखा गया कि उसको परिवर्तित करने के बाद भी उसका फ़ोन हैक हो रहा है। हमने फ़ोन बदलवाया, सिम बदलवाया, आईडी बदलवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो हैकर्स थे उन्होंने अपने तरीके से उसको बार बार वो हैक करता ही था, और वो इस बात को इस्टेब्लिश करता था कि भाई मैं तुम्हें परेशान करने वाला हूँ। अंततः वो लड़की इतना परेशान हो गई थी कि उसने मुझसे कहा कि मैडम मैं अब फ़ोन यूज़ ही नहीं करना चाहती। मैं इतना डर गई हूँ कि मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करना चाहती। बाद में उसने एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन, छोटा एक फ़ोन है उसके पास, उस फ़ोन, कीपैड फ़ोन हम जिसे कह रहे हैं, उस फ़ोन के प्रयोग से उसने थोड़ा सा कम्युनिकेट करना शुरू किया। मुझे बात इस हद तक पहुंच गई थी कि दूसरे बच्चे जो हैं वो उसे कुछ भी भेजने से डरते थे, क्योंकि जो भी उसके मदद के लिए आगे आता था उसे भी थ्रेट्स में मिलते थे। बच्चे उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिए। प्रोजेक्ट्स, एग्ज़ाम में उसकी कोई मदद करने से घबराने लगे कि पता नहीं शायद ये घटना फिर हमारे साथ भी घट जाए। तो वो बच्ची बहुत परेशान हो गई। अंततः उसे जो है वो चेंज करना पड़ा। तो मशीनों के बारे में बातें हो गई, ढेर सारी जानकारियाँ आज हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। तो चलते चलते दोस्तों कुछ पंक्तियाँ आप सभी के लिए कहना चाहूँगी। बढ़ते कदमों के पीछे जो निशान होते हैं, बढ़ते कदमों के पीछे जो निशान होते हैं, हमारी बुनियादों के वो ही ज़ुबां होते हैं। सिर्फ बीते कल या आज को जकड़े रहने से ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। पुर्जा पुर्जा जोड़ कर बनी ज़िंदगी कभी अधूरी नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देविका लेती हूँ आपसे विदा, और अपने जो दर्शक हैं उनसे भी विदा लूँगी, और साथ ही हमारे जो यहाँ पर मौजूद गेस्ट हैं उनसे भी विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।